Assalamu alaikum everyone. This is our second lecture on the antifungal drugs. In last lecture हमने स्टडी किया था एम्फोटेरिसिन बी के बारे में, फ्लूसाइटोसिन के बारे में, एजोल्स के बारे में। आज के लेक्चर में हम लोग एकाइनोकेंडेंस के बारे में स्टडी करेंगे और कुछ टॉपिकल एंटीफंगल एजेंट्स के बारे में और ग्लाइसोफल्विन और टर्बिनाफिन के बारे में। आई होप सो कि लास्ट लेक्चर आपको क्लियर था और ईच एंड एवरीथिंग आपने उसको अच्छे से कर लिया था और मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर में भी आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। हम स्लोली पहले इनिशियली इसको लेके चलेंगे ईच एंड एवरीथिंग को, देन हमें क्विक रिवीजन देंगे। सबसे पहले हम एकाइनोकेंडेंस के बारे में बात करेंगे। इसकी क्लासिफिकेशन को देखा जाए तो ये 3 टाइप्स की हैं: कैस्पोफंगिन, एंड्यूलाफंगिन और माइकाफंगिन। जो कैस्पोफंगिन है दैट इज प्रोटोटाइप। फार्माकोकाइनेटिक्स को देखें तो ये आईवी दी जाती है, यानी इनको हम इंट्रावीनस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं। इनकी टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छी है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू एलिमिनेट होती हैं। अगर हाफ लाइफ को देखा जाए तो वो इनकी डिफरेंट है। कैस्पोफंगिन सबसे कम है, माइकाफंगिन की उससे ज़्यादा, एंड्यूलाफंगिन की सबसे ज़्यादा। कैस्पोफंगिन की हमारे पास 9 to 12 आवर्स है, माइकाफंगिन की कैस्पोफंगिन से थोड़ी ज़्यादा है, बट बुक में इतना एक्चुअली मतलब एक्चुअल नंबर्स में एक्सप्लेन नहीं की गई, इसलिए मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया। एंड्यूलाफंगिन की 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स तक है। अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखा जाए तो एंड्यूला फंगिस जो है बीटा ग्लूकन सिंथेज एक एंजाइम होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था एंटी फंग जो फंजाई है उनकी सेल वॉल के अंदर हमने पढ़ा था कि बीटा ग्लूकन सिंथेसिस एक एंजाइम था सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कि हमारे पास बीटा ग्लूकन की सिंथेसिस करा रहा था, जो कि बाद में जाके सेल वॉल में डिपॉजिट होते थे। तो ये बीटा ग्लूकन सिंथेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं इकाइनोकेंडेंस, जिसकी वजह से बीटा 1 to 3 ग्लूकन की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है, जिसकी वजह से जो फंगल सेल वॉल है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इफेक्ट होती है। क्लिनिकल यूजेस की तरफ आते हैं। कैस्पोफंगिन जो है ये हमारे पास डिसमिनेटेड एंड म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडा इन्फेक्शंस के अगेंस्ट यूज होती है। म्यूकोक्यूटेनियस यानी जो स्किन के पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसमिनेटेड जो पूरी बॉडी में फैल चुके हैं। म्यूकोरमाइकोसिस में भी हम कैस्पोफंगिन को यूज करते हैं। एंड्यूला फंगिन जो है वो इसोफेजियल एंड इन्वेजिव कैंडिडियासिस में भी यूज होती है, और जो माइक्रोफंगिन है ये म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस में यूज होती है और प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर यूज होती है कैंडिडा इन्फेक्शंस के लिए, किन पेशेंट्स में जिनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ होता है। ये बात आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए भी और एससीक्यू के लिए भी। टॉक्सिसिटी की तरफ आते हैं। इसकी टॉक्सिसिटी इन्फ्यूजन रिलेटेड होती है, किसकी? कैस्पोफंगिन की। कैस्पोफंगिन की जो टॉक्सिसिटी है वो इन्फ्यूजन रिलेटेड है, जिसमें हमारे पास हेडेक आ जाती है, जीए डिस्ट्रेस आ जाता है, फीवर आ जाता है, रैश आ जाता है और फ्लशिंग आ जाती है। फ्लशिंग जो होता है ना, इसमें हमारे पास फेस रेड हो जाता है हिस्टामिन रिलीज की वजह से, क्योंकि कैस्पोफंगिन हिस्टामिन की रिलीज कराता है, इसकी वजह से ये फ्लशिंग का फिनोमेना जो है इसकी टॉक्सिसिटी में हमें नजर आता है। माइकाफंगिन भी हिस्टामिन रिलीज करवाता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स हैं हमारे पास, साइक्लोस्पोरिन और सिरोलिमस, इनके लेवल को ब्लड के अंदर इंक्रीज कर देता है। उसके साथ उन्होंने एक बात की थी कि अगर आप इकाइनोकेंडेंस को और साइक्लोस्पोरिन को एक साथ यूज करेंगे तो ये हमारे पास जो लिवर ट्रांसअमाइनेजेस है उनके लेवल को बॉडी के अंदर क्या कर देगी? इंक्रीज करवा देगी। दैट वाज ऑल अबाउट द इकाइनोकेंडेंस। इसके बाद हम लास्ट पे इसको एक क्विक रिवीजन भी देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्लाइसियोफल्विन। जो ग्लाइसियोफल्विन है वो, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि वो हमारे पास क्या है, एक सिस्टेमिक ड्रग है जो कि म्यूकोक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन करवाई थी तो मैंने बताया था कि कुछ सिस्टेमिक ड्रग्स जो है वो म्यूकोक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं, जिसमें ग्लाइसोफल्विन और टर्बिनाफिन आ जाती है। अब यही 2 ड्रग्स हमारे पास लास्ट रहेंगे जिनको हम स्टडी करेंगे। ग्लाइसोफल्विन जो है ये फंगिस्टैटिक है। फंगिस्टैटिक का मतलब ये है कि ये हमारे पास फंजाई को किल नहीं करती, ये उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है। ठीक है। इसकी ओरल एब्जॉर्प्शन जो है वो फिजिकल स्टेट ऑफ द ड्रग पे डिपेंड करती है। ठीक है। अब जिन ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन जो है वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करती है, ऑब्वियसली वो ग्लाइसोफल्विन के मामले में अल्ट्रा माइक्रोसाइज पार्टिकल्स होंगे, यानी बहुत स्मॉल साइज पार्टिकल्स होंगे। ठीक है। फाइन क्रिस्टल्स या पाउडर की फॉर्म में होंगे, तो इनकी अब्जॉर्प्शन इफेक्टिवली होगी, अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो सकेंगे। और साथ में इसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो एडेड है, यानी इन्हेंस होती है बाय हाई फैट फूड। अगर हम ग्लाइसोफल्विन को हाई फैट फूड के साथ इंटेक करेंगे तो इसकी जो अब्जॉर्प्शन है उतनी ही ज़्यादा क्या क्या है, बेहतर तौर पे होगी। आगे हमने देखना है, ये बात बताएगी कि स्ट्रेटम कॉर्नियम में ग्लाइसोफल्विन ज़्यादा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है वो हमारी स्किन की एक लेयर है। ठीक है। स्किन की लेयर्स आपने पढ़ी होंगी अपने फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के अंदर।
जीए के अंदर, जनरल एनाटमी के अंदर। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट होती है, वहाँ जाके केराटिन के साथ बाइंड करती है, ठीक है, फिर ये अपने मैकेनिज्म को शो करती है। इसीलिए हमने कहा था ग्राइसियोफल्विन जो है वो म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शंस को ट्रीट करती है। बाकी इसकी बिलरी एक्सक्रीशन है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ आते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ इंटरफेयर करती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली डिसअसेंबली के साथ, और सिंथेसिस और पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड को क्या करती है, ये इनहिबिट कर देती है। ये दो पॉइंट्स हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के। पहला पॉइंट माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ इंटरफेयर करती है, दूसरा पॉइंट न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस और पॉलीमराइजेशन को क्या करती है, इनहिबिट करवाती है। और जो एक इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में ये है कि इसकी जो इनटेक है सेल्स के अंदर, वो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस के थ्रू होती है। रेजिस्टेंस तब डेवलप होती है, रेजिस्टेंस को कैसे मतलब बैक्टीरिया डेवलप करते हैं, वो क्या कहते हैं, इस ड्रग की ट्रांसपोर्ट इन द फंगल सेल क्या कर देते हैं, डिक्रीज करवा देते हैं, ठीक है। क्लिनिकल यूजेस में ये स्किन और हेयर के डर्मेटोफाइट्स के लिए अगेंस्ट यूज होती है, बट इसकी जगह हम टर्बीनाफिन और अजोल उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स देखें तो ये हमारे पास हेडेक कॉज करवाती है, मेंटल कन्फ्यूजन, जीआई इरिटेशन, फोटोसेंसिटिविटी एंड लिवर फंक्शन में चेंजेस लाती है। ये बात आपने याद रखनी है कि ये पोरफायरिया के पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी जिन पेशेंट्स को पोरफायरिया होता है उनमें आप इनको नहीं दोगे, और आप इसको वॉरफेरिन के साथ भी नहीं देंगे, क्योंकि वॉरफेरिन की बायो अवेलेबिलिटी को ये ड्रग करती है, कम कर देती है। अगर वॉरफेरिन की बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो हमारे पास वॉरफेरिन का एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट भी क्या है, कम हो जाएगा। थर्डली क्या करती है, हमारे पास डाइसल्फराम लाइक रिएक्शंस देती है इथेनॉल के साथ। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो डाइसल्फराम लाइक रिएक्शंस देती हैं इथेनॉल के साथ। ये स्पेसिफिक तरह की रिएक्शंस जो हम चैप्टर 54 कैंटी कैंसर ड्रग्स में भी कुछ ऐसी ड्रग्स हैं मैंने पढ़ी हैं, वो हम जब उसको स्टडी करेंगे तो उनके बारे में भी देखेंगे, मैं आपको ज़रूर याद करवाऊंगी। दैट वाज ऑल अबाउट द ग्राइसियोफल्विन। लास्ट ड्रग जो हमारे पास रहेगी वो है टर्बीनाफिन। इसके बाद हम एक क्विक रिवीजन देंगे और हम पास्ट पेपर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक हम पास्ट पेपर क्वेश्चंस नहीं करेंगे बच्चों, हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं है। क्योंकि बुक से स्टडी करना इट इज़ गुड, लेकिन प्रॉफ एग्जामिनेशन के लिए पास्ट पेपर क्वेश्चंस करना भी ज़रूरी है। टर्बीनाफिन जो है वो हमारे पास क्या है, फंगीसाइडल है, यानी कि फंजाई की जो फंगल सेल है उनकी डेथ करवा देती है। कैसे, ये साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करवाती है, ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो आप यहाँ देखें, एक हमारे पास होता है कंपाउंड स्क्वेलिन, जिसको स्क्वेलिन एपोक्साइडेज जो है वो लेनोस्टिरोल में कन्वर्ट करवाता है। टर्बीनाफिन इस स्टेप को इनहिबिट करती है, स्क्वेलिन एपोक्साइड को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से स्क्वेलिन जो है वो लेनोस्टिरोल में कन्वर्ट नहीं हो पाता। मैंने एडिशनली ये भी लिख दिया कि लेनोस्टिरोल जो है उसको एर्गोस्टिरोल में कन्वर्ट ना होने देने के लिए जो ड्रग रिस्पॉन्सिबल है वो एम्फोटेरिसिन बी है। तो एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को 2 स्टेप्स पे ये 2 ड्रग्स जो है वो स्टॉप कर रही हैं, ठीक है। फिर दो ड्रग्स हैं टर्बीनाफिन और नेफ्टिफिन, ये दोनों स्क्वेलिन एपोक्साइडेज को इनहिबिट करवाती हैं, जिसकी वजह से स्क्वेलिन के टॉक्सिक लेवल जो है वो बढ़ जाता है। मतलब स्क्वेलिन का लेवल जो है वो टॉक्सिक हद तक बढ़ जाता है फंगल सेल के अंदर, ठीक है। और ये एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को क्या करता है, इंटरफेयर करता है उसके साथ। क्लिनिकल यूजेस में ये ओरल और टॉपिकल दोनों फॉर्म में यूज होती है। जैसे हमने पढ़ा था ग्राइसियोफल्विन के बारे में, वो कैरेटिन के साथ बाइंड करती है, ये भी कैरेटिन में क्यूमुलेट होती है, और मोर इफेक्टिव है देन ग्राइसियोफल्विन इन ऑन्कोमाइकोसिस, ठीक है। हमने पढ़ा था कि हम लोगों ने डर्मेटोफाइट्स ऑफ स्किन के लिए और हेयर के लिए ग्राइसियोफल्विन को टर्बीनाफिन और अजोल से रिप्लेस कर दिया। दैट्स व्हाई आगे भी हमारे पास जिक्र हुआ है इसका कि ये मोर इफेक्टिव है देन ग्राइसियोफल्विन फॉर ऑन्कोमाइकोसिस। एडवर्स इफेक्ट्स को देखें तो ये जीआई अपसेट करवाती है, रैश करवाती है, हेडेक करवाती है एंड टेस्ट डिस्टर्बेंसेस करवाती है। Now we will give a quick revision to the important things of the antifungal chapter. इवन पिछले लेक्चर की चीज़ें भी हम थोड़ी बहुत रिवाइज करेंगे और इस लेक्चर के भी, इसके बाद हम लोग पास्ट पेपर्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। सो हमारे पास ड्रग्स थी सिस्टमिक इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए, एम्फोटेरिसिन बी, फ्लूसाइटोसिन, एजोल, एकाइनोकेंडेंस। म्यूकोक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ग्राइसोफल्विन, टर्बीनाफिन, एजोल, और टॉपिकल एंटीफंगल थेरेपी में निस्टैटिन, मिकोनाजोल एंड क्लोट्रीमाजोल आ जाते हैं, ठीक है। एम्फोटेरिसिन बी के बारे में हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास आर्टिफिशियल पोर्स को क्रिएट करवाती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और क्या करवाती है, सेल लाइसिस करवा देती है, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंट है। इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्योंकि इसकी 3 तरह की टॉक्सिसिटी शो करती है। इन्फ्यूजन रिलेटेड, इसमें फीवर, रैश, चिल्स वगैरह हो जाते हैं। और अगर आप इन्फ्यूजन रिलेटेड टॉक्सिसिटी को कम करना चाहते हो तो आप एंटीहिस्टामिन्स, एंटीपायरेटिक्स, मेपेरिडीन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे साथ में। सेकेंडली कौन सी टॉक्सिसिटी शो करती है, डोज लिमिटिंग। डोज लिमिटिंग को कम करने के लिए आप क्या करेंगे, सेलाइन इन्फ्यूजन करेंगे, एम्फोटेरिसिन बी को कम कर देंगे या लिपोसोमल फॉर्मुलेशन करवाएंगे, जो कि नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट को क्या करेगी, कम कर देगी। ये एमसीक्यूज है, ठीक है।
न्यूरोटॉक्सिसिटी कब आती है? जब आप इंट्राथिकल एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिससे सीजर्स और न्यूरोलॉजिक डैमेज हो जाता है। फिर आगे आ गया था हमारे पास फ्लूसाइटोसिन। फ्लूसाइटोसिन का आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखना है कि दो एंजाइम्स है, मेम्ब्रेन परमिएज जो कि फ्लूसाइटोसिन को सेल के अंदर लेके आता है, और दूसरा साइटोसिन डी माइनस जो 5-फ्लोरोसाइटोसिन को 5-फ्लोरोयूरासिल में कन्वर्ट करता है, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट इसकी टॉक्सिसिटी वही है जो हमारे पास एंटी कैंसर एजेंट्स की होती है, बोन मैरो सप्रेशन, एलोपेशिया एंड लिवर डिसफंक्शन। ठीक है। और एक और बात कि अगर आप लोग रेजिस्टेंस चाहते हैं कि कम हो और सिnergistic इफेक्ट ज़्यादा हो, तो आप 5-फ्लोरोसाइटोसिन को एम्फोटेरेसिन बी या किसी ट्राइएजोल के साथ दें, जैसे कि इट्रोकोनाजोल। ठीक है। थर्ड हमारे पास आ जाता है एजोल। एजोल के बारे में हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को क्या करता है, इनहिबिट करता है बाय इनहिबिटिंग द 14 अल्फा डीमिथाइलेशन, जिसको हमारे पास एक साइटोक्रोम एंजाइम होता है जो कि कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है। बाकी इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स आप देख लीजिएगा, एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। और एक ये बात कि रिफेम्पिन जो है इट्राकोनाजोल के बायोअवेलेबिलिटी को क्या करती है, कम करती है। कैसे? क्योंकि ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम की ये इंड्यूसर है। अच्छा, रिफेम्पिन क्या करेगी? ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स जो थे उनको इंक्रीज करवाएगी, जिसकी वजह से इट्राकोनाजोल का ब्रेकडाउन होने लग जाएगा और उसकी एलिमिनेशन हो जाएगी। दैट्स ऑल। उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास कीटोकोनाजोल के क्लिनिकल यूजेस। कीटोकोनाजोल से जब हम आगे फ्लूकोनाजोल और आगे ड्रग्स की तरफ बढ़ते हैं, तो इनका जो स्पेक्ट्रम है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है। जैसे कीटोकोनाजोल जो है वो सबसे नैरो स्पेक्ट्रम है, फ्लूकोनाजोल उससे आगे है। आपने इनकी क्लिनिकल यूज अच्छे से देख लेना है कि जो कीटोकोनाजोल है वो क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस के लिए यूज़ होती है, डर्मेटोफाइट्स के लिए यूज़ होती है। फ्लूकोनाजोल विजाइनल कैंडिडियासिस के आप सिंगल ओरल डोज देते हैं, इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अक्सर विमेन में विजाइनल कैंडिडियासिस हो जाती है, तो आप सिंगल ओरल डोज लेते हैं फ्लूकोनाजोल की, और ये उसका ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद आप एम्फोटेरेसिन बी जो है उसके साथ ऑल्टरनेटिव ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर एक्ट करती है फ्लूकोनाजोल क्रिप्टोकोकस न्यूमोफॉर्मेंस के लिए, और एम्फोटेरेसिन बी के बराबर इसका रोल होता है कैंडिडीमिया के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इट्रोकोनाजोल के बारे में। जो इट्रोकोनाजोल है वो हमारे पास किसके लिए यूज़ हो रही है? ब्लास्टोमाइसिस के लिए, स्पोरोथ्रिक्स के लिए, ठीक है, और सबक्यूटेनियस क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस के लिए। बाकी ऑल्टरनेटिव एजेंट किसके लिए है? ये बात आपने याद रखनी है कि जो स्ट्रेन्स इसोफेजियल कैंडिडियासिस करवाती हैं और फ्लूकोनाजोल रेजिस्टेंट है, उनके लिए हम इट्राकोनाजोल दे सकते हैं। वोरिकोनाजोल का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये क्या करवाती है? सॉरी, एड्स पेशेंट में यूज़ होती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और दूसरी बात, जिन पेशेंट्स में कैंडिडीमिया हुआ होता है और उनके अगेंस्ट फ्लूकोनाजोल जो है वो रेजिस्टेंट होती है, तो उनमें आप क्या यूज़ कर सकते हो? वोरिकोनाजोल यूज़ कर सकते हो। पोस्टाकोनाजोल और इसावुकोनाजोल का ये ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है, इन दोनों का स्पेक्ट्रम बराबर है, पोस्टाकोनाजोल इसावुकोनाजोल का। लेकिन पोस्टाकोनाजोल की एक बात है कि हमारे पास प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज़ होती है फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट उन पेशेंट्स में जिनमें आप क्या दे रहे हो? कीमोथेरेपी दे रहे हो। ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी कीटोकोनाजोल, वोरिकोनाजोल और पोसाकोनाजोल की, ये अब आपने याद रखनी है। मैं ये पॉइंट डिस्कस करना चाह रही थी कि वोरिकोनाजोल क्लास डी ड्रग है प्रेगनेंसी के अंदर। इसका मतलब ये है कि इसके टेराटोजेनिक इफेक्ट होते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के अंदर वोरिकोनाजोल यूज़ करेंगे तो जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर क्या आएंगे? बर्थ डिफेक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, विजुअल डिस्टर्बेंस करवाती है। इस तरह कीटोकोनाजोल जो है वो साइक्लोस्पोरिन, वारफेरिन, फिनाइटोन और ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स के लेवल को प्लाज्मा के अंदर इंक्रीज करवाती है, और एड्रीनल और गोनेडल हार्मोन्स के लेवल को इंक्रीज करवाती है, उनकी सिंथेसिस को बढ़ाती है, जिसकी वजह से गायनिकोमेस्टिया, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज और इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। पोसाकोनाजोल जो है वो इनहिबिटर है CYP3A4 का, और ये साइक्लोस्पोरिन और सैक्रोलिमस के लेवल को इंक्रीज करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं गायनोकैंडिस, जो कि हमने रिसेंटली पढ़े हैं। इसके में इसकी हाफ लाइफ इंपॉर्टेंट है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बीटा ग्लूकन सिंथेज को इनहिबिट करती है, बीटा 1,2,3 ग्लूकन की क्या करवाती है? सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। बाकी इनके क्लिनिकल यूज आपने देख लेने हैं और टॉक्सिसिटी देख लेनी है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ग्राइसोफेल्विन। ग्राइसोफेल्विन की ये बात है आपने याद रखनी है कि इसके ओरल अब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास अल्ट्रा माइक्रोसाइज पार्टिकल्स होने चाहिए, फाइन क्रिस्टल्स होने चाहिए, फिर इसकी इजी अब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ इंटरफेयर करती है, पॉलीमराइजेशन और सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड को इनहिबिट करती है। देन इसके एडवर्स इफेक्ट्स आपने देख लेने हैं कि मेंटल कंफ्यूजन, GI इरिटेशन, फोटो सेंसिटिविटी का, तो ये इसका एक ऐसा पॉइंट है जो बाकी में नहीं है, तो ये आपने याद रखना है कि ये फोटो सेंसिटिविटी करवाती है। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन याद रखनी है कि पोरफायरी के पेशेंट्स में आपने नहीं देनी और वॉरफेरिन के साथ नहीं देनी। और आपने ये बात याद रखनी है कि ये क्या करती है? डायसल्फराम लाइक रिएक्शन देती है, तो आपने कभी भी इथानॉल नहीं यूज़ करनी है जब आप ग्लाइसोफल्विन को यूज़ कर रहे हैं। लास्ट हमारे पास आ जाता है टर्बीनाफिन। टर्बीनाफिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है कि स्क्वेलिन एपोक्साइडेज को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से स्क्वेलिन जो है वो लेनास्ट्रोल में कन्वर्ट नहीं हो पाता। दैट वाज ऑल अबाउट द एंटी फंगल। अब हम जस्ट इनके पास्ट पेपर्स देख लेंगे एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर। So these are the past paper questions of the antifungals.
पहला क्वेश्चन ये है कि क्लासिफाई करें एंटी फंगल ड्रग्स को। ये हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो फर्स्ट पे हमने बुक से मिनी कैट से क्लासिफिकेशन देखी थी कि कुछ ड्रग्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को अल्टर करती है, उसमें अजोल्स, पोलिन्स और टर्बिनाफिन आ जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को कौन इनहिबिट करता है? फ्लूसाइटोसिन। और माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ कौन इंटरफेयर करता है? ग्रासोफल्विन। नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्लिनिकल एप्लीकेशंस एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एम्फोटेरिसिन बी। मैंने कहा था कि एम्फोटेरिसिन बी की क्लिनिकल एप्लीकेशंस और एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्लिनिकल एप्लीकेशंस एंड द एडवर्स इफेक्ट्स। ये हमारे पास कैंडिडीमिया और इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय द स्पर्गुलस के अगेंस्ट यूज होता है ब्लास्टोमाइसिस, क्रिप्टोकोकस, सिस्टोप्लाज्मा एंड म्यूकोर। अब टॉक्सिसिटी हमें पता है कि इसकी तीन तरह की थी, इन्फ्यूजन रिलेटेड थी, डोज लिमिटिंग थी और न्यूरोटॉक्सिसिटी थी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी डोज लिमिटिंग है, एडिटिव विद अदर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स, इन्फ्यूजन रिलेटेड चिल्स, फीवर, मसल स्पैज़म आ जाता है और हाइपरटेंशन। बाकी डिटेल में हमने चैप्टर के शुरू में रीड कर स्टडी कर ली हुई है, ठीक है, आपने वहां से देख लेना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि क्लासीफाई एंटीफंगल ड्रग्स विद एग्जांपल्स फ्रॉम ईच कैटेगरी। ये वही सी आ जाती हैं। एकाइनोकैंडिन जहाँ पे एक एक्स्ट्रा आई है जो कि ब्लॉक करती है बीटा ग्लूकन सिंथेस को, बाकी वो बिल्कुल सेम है जो हमने पीछे पढ़ी है। ठीक है, आपने इनके नाम डिटेल से लिख देना है। ठीक है, जैसे मैं ऑल्टर करी सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को एजोल सारे लिख देने हैं। एम्फोटेरिसिन बी, एम्फीपैथिक पोलिन्स पे एम्फोटेरिसिन बी, निस्टेटिन दोनों आ जाते हैं। ठीक है, एम्फोटेरिसिन बी एंड निस्टेटिन। और बीटा ग्लूकन सिंथेसिस को जो इनहिबिट कर रही हो एकाइनोकैंडिन्स के नेम लिख देने हैं आपने। बाकी जो ब्लॉक करें न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को, उसमें अपनी ये दो ड्रग्स आ जाती हैं। फ्लूसाइटोसिन आ जाती है, बल्कि एक ही ड्रग आती है जो फ्लूसाइटोसिन है। ओके, देन जो माइक्रोट्यूब्यूल की फंक्शंस को इनहिबिट कर रही है वो गाइसियोफल्विन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक न्यूट्रोपेनिक पेशेंट है हमारे पास जिसको कफ फीवर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है। ठीक है, आफ्टर एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन एक डायग्नोसिस बनाया गया फंगल नमूनिया का। इट इज डिसाइडेड टू स्टार्ट विद एम्फोटेरिसिन बी फॉलोड बाय फ्लूकोनाजोल। कोई क्वेश्चन, ये सब एक डिस्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन है। सही क्वेश्चन ये पूछा गया कि एडवर्स इफेक्ट लिखे एम्फोटेरिसिन बी के और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखे फ्लूकोनाजोल का। अब हमें फ्लूकोनाजोल हमें अजोल्स के जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो पता है हमारे पास। क्या करते हैं हमारे पास, क्या करवाते हैं? हमने पढ़ा था कि जो अजोल्स हैं वो क्या करते हैं, एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। तो जो ये लाइन लिखी है ये उन्होंने जो है बेसिकली एम्फोटेरिसिन बी के बारे में लिखी है, लेकिन मेन हमारा जो अजोल फ्लूकोनाजोल के बारे में है वो ये है कि क्या करते हैं, एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को क्या कर देते हैं हमारे पास, इनहिबिट कर देते हैं। बाकी एम्फोटेरिसिन बी के एडवर्स इफेक्ट्स वही हैं, इन्फ्यूजन रिलेटेड और बाकी जो क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटीज हैं, जैसे हमारे पास रीनल सिस्टम पे इसके इफेक्ट्स आ रहे थे, नेफ्रोटॉक्सिसिटी आ रही थी, वो सारे आ जाते हैं। आगे नेक्स्ट में लिखा है कि आप हमारे पास इन्यूमरेट करें एंटी फंगल एजेंट्स को जो टॉपिकली यूज होता है। उसमें मैंने बताया था क्लोट्रीमाजोल आ जाता है, मिकोनाजोल आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इट्रोकोनाजोल आ जाता है, निस्टैटिन आ जाता है, नाफ्टीफीन आ जाता है, कीटोकोनाजोल शैम्पू जो हम अजोल ग्रुप में है, कैस्पोफंगिन। ये 5-6 ड्रग्स हैं, इनके आपने नेम्स याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ ये है कि हमारे पास एम्फोटेरिसिन बी का ना हमारे पास एंटी फंगल स्पेक्ट्रम और टॉक्सिक इफेक्ट्स मांगे हुए हैं। वो तीन वही है, इन्फ्यूजन रिलेटेड डोज लिमिटिंग एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी। बाकी स्पेक्ट्रम में आपने याद करना है क्रिप्टोकोकस, स्पर्गुलस, ब्लास्टोमाइसिस, कॉक्सीडायोड्स, कैंडिडा और हिस्टोप्लाज्मा, म्यूकोर, राइजोपस, पोरोथिक्स एंड डर्मेटोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, नेम द अजोल्स एंटी फंगल ड्रग्स। अच्छा, इसमें आपने सारे अजोल्स के नेम्स लिखने हैं। ठीक है, उनके स्पेक्ट्रम लिखने हैं जो हमने इंडिविजुअली पढ़े हैं, और विच ऑफ दीज ड्रग्स इज यूज टॉपिकली। टॉपिकली हमने ऊपर पढ़ लिए कौन कौन से ड्रग्स है, इट्रोकोनाजोल, निस्टैटिन वगैरह। ये देखिए हमने पीछे पढ़ लिए कि इट्रोकोनाजोल, निस्टैटिन, नेफ्टिफिन, कीटोकोनाजोल वगैरह। बाकी आपने इनका स्पेक्ट्रम जो है वो इंडिविजुअली मैंने आपको पढ़ाया है, वो आपने देख लेना है। लास्ट पे राइट द नेम ऑफ अजोल, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट्स। ये क्वेश्चन भी हो चुका है हमारे, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्रोकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, पोसाकोनाजोल, इन सब के हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो कि सबका सेम है। बाकी इनके एडवर्स इफेक्ट्स, इनकी क्लिनिकल यूजेज पीछे हमने डिटेल के साथ क्या है स्टडी कर लिए हैं, और एडवर्स इफेक्ट्स भी हमने डिटेल के साथ स्टडी कर लिए। तो आपने इधर इनको एक दफ़ा देख लेना है। सो क्वेश्चन मोस्टली एम्फोटेरिसिन बी और अजोल्स में से आ रहे हैं, तो आपने इनको खास तौर पे करना है। आप इस चैप्टर में से कुछ ना करें तो एटलीस्ट अजोल्स को और एम्फोटेरिसिन बी को मस्ट करके जाएं, क्योंकि ये दो टॉपिक्स जो है एक क्रक्स ऑफ द चैप्टर कंटेन करते हैं और इनमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वही क्वेश्चन है अजोल्स के बारे में। फिर आगे यही आ जाता है कि व्हाट वेरियस टाइप ऑफ अजोल्स कैन बी यूज्ड अगेंस्ट इट, ये भी अजोल्स के बारे में। आगे अगेंस्ट राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनी ऑफ दीज। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि क्रॉनिकली इल फीमेल पेशेंट है जो 20 ईयर से सफर करी है सिस्टमिक कैंडिडा इन्फेक्शन से। इन्यूमरेट द ड्रग यूजफुल अगेंस्ट कैंडिडा एल्बिकन। उसमें हमारे पास क्या कैंडिडा एल्बिकन के कैंडिडा एल्बिकन के अगेंस्ट कौन कौन सी ड्रग्स यूज हो सकती हैं। उसमें एम्फोटेरिसिन आ जाती है, फ्लूसाइटोसिन, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ये सारे अजोल्स हैं। तो उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखते हैं।
तो एम्फोटेरिसिन बी का आपको पता है कि परमेबिलिटी को इफेक्ट करती है, आर्टिफिशियल पोर्स क्रिएट करवाती है, सेल के कंटेंट्स को लीक करवाती है और सेल का लाइसिस करवाती है और डेथ करवाती है। ठीक है, एर्गोस्टिरोल के साथ बाइंड करते हैं हमारे पास जो एम्फोटेरिसिन बी। और अगर मजोल्स की बात करें तो एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है जी, आगे भी क्वेश्चन है आगे भी सेम क्वेश्चन है, एनिमेट ड्रग्स अगेंस्ट कैंडिडल बीकन मैकेनिज्म इफेक्ट, ये सेम है। ठीक है, देन अगेन वही क्वेश्चन एंटी फंगल स्पेक्ट्रामाजोल्स का बताएं, ये सप्ली में भी क्वेश्चन आया हुआ है देखें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, राइट ब्रीफली द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एम्फोटेरिसिन बी एज एंटी फंगल, व्हाट इज द मेजर यूज ऑफ फ्लूकोनाजोल। अब देखिए, फ्लूकोनाजोल का हमने पढ़ा था, मैं आपको एक दफ़ा नोट से दिखा देती हूँ, बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एम्फोटेरिसिन बी आपको क्लियर है, वो मैंने रिसेंटली बताया आपको कि फ्लूकोनाजोल जो था वो ड्रग ऑफ चॉइस है एसोफेजियल और ओरोफिंजियल कैंडिडियासिस के लिए, ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस और कॉक्सीडायोड्स, विजाइनल कैंडिडियासिस के लिए, ऑल्टरनेटिव ड्रग ऑफ चॉइस विद एम्फोटेरिसिन बी फॉर क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस और इक्विवेलेंट टू एम्फोटेरिसिन बी फॉर कैंडिडीमिया। अच्छा बच्चों, पास्ट पेपर करवाने का मतलब ये नहीं है कि लेक्चर को प्रोलॉन्ग किया जाए, आपका टाइम वेस्ट किया जाए। पास्ट पेपर करवाने का मेन मकसद ये है कि आपको पता हो कि प्रॉफ में क्वेश्चन किस तरह से आना है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको अब अवेयरनेस हो गई है कि एंटी फंगल चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट है और आपने चैप्टर को किस लिहाज से तैयार करना है, किस तरह से तैयार करना है। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट एंटी फंगल्स। नेक्स्ट हम नेक्स्ट हम यही चाहेंगे कि आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करें और वो शेयर करें अपने ग्रुप्स के अंदर, ताकि और बच्चे भी इस कंटेंट से अपना फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। खुदा हाफिज़।